अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो देखिए मार्जिनलाइज, आप पहले एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए एक सर्कल है, सर्कल के जो किनारे होते हैं ना, इनको हम लोग मार्जिन्स बोलते हैं। तो मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, जो सेंटर में है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमेशा कहते हैं ना कि वो तो पूरी अट्रैक्शन का सेंटर है, और जो सेंटर में होता है वो उसको इम्पॉर्टेंट समझा जाता है, और जो कोनों पे होता है उनको लेस इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। तो जो लोग कोनों पर हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे जिनको मार्जिनलाइज कर दिया गया है, जिनकी सोसाइटी में जिनको कम इम्पॉर्टेंस दी जाती है। तो व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड। तो सोसाइटी में, समाज में मार्जिनलाइज्ड होने का क्या मतलब होता है। मार्जिनलाइज इज to be marginalized is to be forced to occupy the sides or fringes and thus not be at the center of things। तो marginalize होने का मतलब होता है कोने पे चला जाना या फिर इम्पोर्टेंस के दायरे के बाहर चले जाना, सेंटर पे ना होना। अगर ये ऐसी चीज़ है जब आप लोग प्रोबेबली एक्सपीरियंस करते हैं क्लासरूम में या फिर प्लेग्राउंड पे। कई बार अगर जैसे कि आप लोग गेम्स में अच्छे नहीं होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं होते, तो जब टीम चुनी जा रही होती है तो आप मार्जिनलाइज हो सकते हैं कि आप भी अच्छा नहीं खेलते तो आप कोने में हो जाते हैं, कोने में हो जाइए। या फिर जैसे कि किसी का म्यूज़िक, कोई म्यूज़िक में अच्छा होता है, कोई अलग अलग चीज़ों में अच्छा होता है, तो जो अच्छे होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं, वो अट्रैक्शन का पूरा सेंटर बन जाते हैं, और जो कम अच्छे होते हैं वो मार्जिनलाइज हो जाते हैं, कोने पे हो जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कई बार एक्सपीरियंस करते हैं। तो क्लासरूम में, जैसे कि क्लासरूम में होता है, ऐसे ही सोशल एनवायरनमेंट में भी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कम्युनिटीज़ ऐसी होती हैं जो एक्सक्लूड हो जाती है, जिनको फीलिंग ऑफ एक्सक्लूजन आती है कि भाई इनको अलग कर दिया गया है। उनका मार्जिनलाइजेशन होता है क्योंकि वो अलग भाषाएं बोलती हैं। सोसाइटी की हम बात करें कि सोसाइटी में लोगों का या कम्युनिटीज़ का, ग्रुप्स का मार्जिनलाइजेशन कैसे होता है, तो जनरली उनकी भाषा बाकी लोगों से अलग होती है, वो अलग तरीके के कस्टम, रीति रिवाज फॉलो कर रहे होते हैं, उनका धर्म अलग होता है ना। मेजॉरिटी कम्युनिटी से, मेजॉरिटी का मतलब ज़्यादातर लोग, और ज़्यादातर लोग तो जो मेजॉरिटी है वो सपोज वो सेंटर में है, और जो कम लोग हैं वो कोने कोने में है, इनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, ये मार्जिनलाइज हो जाते हैं। मार्जिनलाइज जो लोग होते हैं वो कई बार इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होती है, उनका सोशल स्टेटस लो होता है, या फिर लोग उनको लेस ह्यूमन बींग्स की तरह भी कई बार देखने लगते हैं कि भाई ये तो ऐसा ही इंसान है। कई बार मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो होते हैं और उनको देखा जाता है हॉस्टिलिटी से कि भाई ये तो बहुत ही ख़राब है, या फिर कई बार उनसे दहशत भी लोगों के मन में आ जाती है। और ये सेंस जो होता है डिफरेंस का या फिर एक्सक्लूजन का, बाहर निकलने का, इससे कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, उनके पास रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है ताकि वो अपने राइट्स ले सके। जैसे कि जो कम्युनिटी मार्जिनलाइज है, जो लोग गरीब हैं, उनके पास एक तो रिसोर्सेज कम है। रिसोर्सेज का मतलब होता है वो चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पास पैसे की कमी होती है, कपड़ों की, खाने की, रहने की, है ना, हर चीज़ की कमी होती है। तो इस तरीके की सोसाइटीज़ मार्जिनलाइज हो जाती हैं और अपने राइट्स को एग्जर्ट नहीं कर पाती, मतलब अपने अधिकारों को पूरी तरीके से मांग नहीं पाती हैं। उनका एक्सपीरियंस जो होता है वो डिसएडवांटेज का होता है, ऐसी कम्युनिटीज़ का, फिर ऐसे लोगों का जो कि मार्जिनलाइज होते हैं। उनको फील होता है कि भाई हमारे पास चीज़ों की कितनी कमी है, उनको पावरलेस सा फील होता है। उन लोगों, मतलब पावरलेस, उनको लगता है कि उनके पास कोई ताकत ही नहीं है उन लोगों के सामने जो पैसे वाले हैं या फिर जो हाई कास्ट या हाई सोसाइटी में रहते हैं। उनके पास लैंड की कमी होती है, पैसे की कमी होती है, या फिर एजुकेशन वगैरह की भी कमी होती है। जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि भाई जो उनसे ज़्यादा एजुकेटेड है या उनसे ज़्यादा अमीर है या उनसे ज़्यादा पॉलिटिकल पावर उनके पास है, तो मार्जिनलाइज्ड लोगों को ये फील होता है कि वो बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए मार्जिनलाइजेशन एक अलग ही स्फेयर है जो कि हम लोग कई सारी जगह पर देख सकते हैं। इकोनॉमिक पैसे में भी, सोसाइटी में भी, कल्चर में भी, पॉलिटिकल फैक्टर्स में, काफ़ी सारी तरह से कोई इंसान खुद को मार्जिनलाइज्ड फील कर सकता है। अब ये हम एक स्टोरी से देखते हैं आगे। तो आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन। तो आदिवासी लोग कौन होते हैं, जिनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी गिनते हैं। ऐसे लोग जो पहले जंगलों में रहा करते थे वो आदिवासी होते हैं। तो इसमें एक आदिवासी फैमिली के बारे में हम लोग देखने वाले हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, सोमा और हेलन, जो कि देख रहे हैं रिपब्लिक डे टीवी की परेड अपने दादा के साथ। तो ये कहते हैं OCN आदिवासी फ्लोट, तो कहते हैं कि आदिवासी लोग यहाँ पे हैं। तो बच्चे अपने दादा से पूछते हैं कि हमेशा आदिवासियों को सिर्फ डांस करते हुए ही क्यों दिखाया जाता है। इस तरीके की बातें वो बच्चे अपने दादा से पूछ रहे होते हैं। तो फिर आगे इसमें बताते हैं, तो इसमें आगे ये बताते हैं कि ये बच्चे पूछ रहे होते हैं कि दादा हमें लोगों को, आदिवासी को सिर्फ हमेशा डांस करते हुए क्यों दिखाया जाता है और वो किसी और काम क्यों नहीं करते हुए दिखाया जाता। तो दादा बताते हैं कि आदिवासी की लाइफ जो है वो सिर्फ डांस तक ही सीमित नहीं है। आदिवासी की लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा रिच है और वो काफ़ी सारे काम करते हैं। तो दादा बताते हैं बच्चों को कि जब ये यंग थे, ये अपने गाँव में, उड़ीसा में रहते थे। वो गाँव बहुत सुंदर था और उस गाँव में, उस जंगल में उनके पास सब कुछ था जो उनको जीने के लिए ज़रूरत थी। उनके पास ज़मीन थी, उनके पास जंगल थे,
थे आसपास, और उनके पास ज़मीन, जंगल, रिवर थी, जो भी चीज़ें उनको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए वो सब थी। फिर सडनली एक बार क्या हुआ, हम लोगों को बताया गया कि फॉरेस्ट जो है जहाँ पे हम सदियों से रहते आ रहे हैं, अब वो जंगल हमारे नहीं है। फॉरेस्ट ऑफिशियल आए, कॉन्ट्रैक्टर आए और उन्होंने काफ़ी सारा जंगल काटना शुरू कर दिया। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसका विरोध किया, तो उन्होंने हमें मारना शुरू करा और कहा कि वो हमें कोर्ट ले करके जाएंगे। हमारे पास तो कोई लॉयर्स भी नहीं थे जिनसे हम लोग अपने केसेस को फाइट कर पाते या लड़ पाते। फिर उसके बाद बच्ची पूछती है कि भाई दादू फिर आपने सर्वाइव कैसे किया, आप कैसे बचे। दादू बताते हैं कि ज़्यादातर लोगों को, हम लोगों को मतलब वहाँ से हटना पड़ा और इधर उधर आसपास के गांव में जाकर के सीजनल वर्क फाइंड करना पड़ा कि किसी तरीके से हम लोग को कहीं से काम मिल जाए। और फिर वो बताते हैं कि देन जो कंपनी वाला आए और फिर उन्होंने हमसे कहा कि आयरन ओर जो है यहाँ पर लैंड पे है, मतलब जंगल क्यों काटे गए, क्योंकि जंगल के नीचे क्या था, आयरन ओर था, मतलब लोहा था, कोयला था। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को जॉब्स देंगे, मनी देंगे, बट और हम लोगों से सस्ते दामों पर ज़मीन खरीद ली। गांव वाले काफ़ी एक्साइटेड थे और कुछ लोग एक्साइटेड थे विलेजर्स की भाई हमें पैसा मिलेगा, कुछ को समझ में आ रहा था कि हमारी ज़िंदगी, हमें कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ हम गांव वालों की ज़िंदगी अब बर्बाद होने वाली है और हमसे ज़बरदस्ती जो है थंब प्रिंट्स लगवा लिए गए पेपर्स पे और हम लोगों को कोई जॉब नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। और फिर हमारी ज़िंदगी एक तरह से कुछ ही दिनों, मतलब एक तरह कि एक रात में ही हमारी ज़िंदगी पूरी तबाही हो गई थी। उन्होंने हम लोग को पीटना शुरू करा, पीटा, धमकाया कि हम लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ से, जो सदियों से जिस लैंड पे हम लोग रह रहे थे, हमें वहाँ से निकाल दिया गया। हमारी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई थी। फिर आगे इसमें बताते हैं, फिर दादाजी बच्चों को बताते हैं कि उनको अपना जो है लैंड वगैरह सब बेचना पड़ा और लगभग 30 एकड़ का उनके पास लैंड था और उससे बहुत ही कम पैसे उनको कॉन्ट्रैक्टर से मिले। और जो फ्रेंड उनके वहाँ पर गांव में थे, उन्होंने उन फ्रेंड्स को दोबारा कभी नहीं देखा। मनी जब वो सिटी में आए, पैसा जो उन्हें कॉन्ट्रैक्टर से मिला था वो बहुत ही कम समय तक रहा और उनके पास कोई भी जीवन जीने का ज़रिया नहीं बचा था। वो छोटे छोटे कमरों में रहे रेंट पर और केयर फ्री जो लाइफ थी उनकी वहाँ पर जंगलों में, उड़ीसा में जब वो रहते थे इतने ओपन स्पेसेस में, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। फिर ये बताते हैं कि दादाजी कुछ सालों बाद तुम्हारे फादर को दिल्ली में जॉब मिल गई और हम लोग यहाँ पर आ गए। काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट समय था और हमारे लिए जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए थे और इसलिए कई सालों तक तुम दोनों स्कूल भी नहीं जा पाए थे। फिर ये बच्चा बोलता है कि मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है और वी हैड मिस सो मच आवर स्टडीज़ एंड द अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ अस। तो ये कहते हैं स्कूल जाना बच्चे कि हमें पसंद नहीं है, हमने बहुत सारी स्टडीज़ अपनी मिस कर दी है और बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम लोग घर पर संथाली बोलते हैं और डिड नॉट नो हिंदी, मतलब ये कहते हैं कि हमें हिंदी अच्छे से नहीं आती, घर पे हम संथाली बोलते हैं तो बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं स्कूल में। फिर ये बोलते हैं कि बट बच्ची बोलती है कि अब मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए हैं और अब मैं इंग्लिश भी बोलना सीख रही हूँ। फिर ये बच्चा बोलता है आई विश आई कुड शोन माई फ्रेंड्स आर विलेज बिफोर इट वॉज डिस्ट्रॉयड, कि काश मैं अपना विलेज अपने दोस्तों को दिखा पाता जो हमारा गांव था बर्बाद होने से पहले। तो ये बोलते हैं यू कैन स्टिल, आप उसे बता सकते हो हमारे गांव के बारे में और काफ़ी कुछ मैं आपको जो बता रहा हूँ। फिर ये बच्ची बोलती है वन डे आई विल मेक मूवी ऑन दिस स्टोरी, आर्ट स्टोरी, द आदिवासी स्टोरी। तो ये कहती है कि एक दिन मैं अपनी स्टोरी पे, जो आपने हमें स्टोरी बताई है उस पर हम मूवी बनाएंगे। तो ये जो आपने पूरा कन्वर्सेशन पढ़ाई, दादू को किस तरीके से विलेज से निकाल दिया गया उड़ीसा के, दादू की जो स्टोरी है वो लाखों आदिवासी इंडिया में जो रहते हैं उनकी स्टोरी के जैसी है। और वही किस तरीके से पहले वो अपने जंगलों में खुश रहा करते थे, उनको जंगलों से बाहर निकाल दिया गया, बहुत ही कम पैसे उनको मिले और अब वो लेबर्स की तरह बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अब आता है ये आदिवासी कौन होते हैं। तो आदिवासी टर्म जो लिटरली मिला है, निकलता है, इसका मतलब होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। आदिवासी मतलब जो उस जगह के असली रहने वाले लोग हैं, ये कम्युनिटीज़ जो कि उस पर्टिकुलर जगह पर कई सालों से रह रहे हैं, उनके क्लोज एसोसिएशन हैं जंगलों के साथ, मतलब वो जंगलों के आसपास के गांव में रह रहे हैं और जंगलों के बारे में, पेड़ों के बारे में उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। और अराउंड 8% जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो आदिवासी है। काफ़ी सारी जो इंडिया की ज़्यादातर सिटीज़ हैं, इंडियाज़ मोस्ट जो सिटीज़ कह रही हूँ मैं, इंडिया की जो मोस्ट माइनिंग वगैरह होती है ना, खदानें कोयले की और आयरन ओर्स की, ये आदिवासी रीजन्स जो थे ना पहले झारखंड के, उड़ीसा के, वहीं पर से मिली हैं। ज़्यादातर जो माइनिंग इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं वो आदिवासी एरियाज़ में ही लोकेटेड है, जैसे कि जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई,
है ना, अमंग अदर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जो आदिवासी इलाकों में ही मौजूद हैं। आज वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग गई हैं। आदिवासी जो है वो कोई होमोजेनस एक जैसी पॉपुलेशन नहीं है। लगभग 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स जो हैं वो इंडिया में है। 500 से भी ज़्यादा आदिवासी ग्रुप इंडिया में रहते हैं। आदिवासी जो हैं ज़्यादातर वो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल में है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, इन सारे स्टेट्स में हमारे देश में आदिवासी मिलते हैं। और स्टेट जैसे कि उड़ीसा, वहाँ पर लगभग 60 से भी ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स हैं। आदिवासी सोसाइटी जो है काफ़ी ज़्यादा आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर आर ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमंग देम। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग होती है हम लोगों, मतलब जो बाकी सारी जो सिटी में रहने वाली लाइफ है इससे काफ़ी ज़्यादा अलग होती है आदिवासी सोसाइटी। इसमें क्या होता है, हायरार्की बहुत कम होती है, मतलब ऊंच नीच काफ़ी ज़्यादा कम होती है आदिवासी सोसाइटी में, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अलग हैं बाकी सारे कम्युनिटीज़ से। अराउंड प्रिंसिपल ऑफ जाति प्रथा वगैरह कि भाई एक किंग होगा वो सबको रूल करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें हमें आदिवासियों में नहीं देखने को मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है आदिवासी प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम। आदिवासियों के अलग अलग धर्म होते हैं जो कि इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियनिटी इन सबसे अलग होते हैं। अपन जो हैं वो अपने जो इंसेस्टर्स हैं, अपने पूर्वज हैं, उनकी पूजा करते हैं। विलेज में कुछ नेचुरल स्पिरिट्स होती हैं जिनसे वो एसोसिएट होते हैं। उनका लैंडस्केप वो माउंटेन स्पिरिट्स मतलब पहाड़ों की, नदियों की, जानवरों की, इन सब की पूजा ज़्यादातर आदिवासी लोग करते हैं। विलेज स्पिरिट्स मतलब गाँव के एक देवी देवता होते हैं, वो उनको वर्शिप करते हैं। और कई बार उनके सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं जो विलेजेस की बाउंड्री में ही होते हैं। ग्रोव्स आप समझ लीजिए कोई एक जैसे गार्डन है या फिर कोई एक अलग सी जगह है, वहाँ पर जाकर ये पूजा पाठ करते हैं अपनी। और जो इनका गांव होता है उसी की बाउंड्री में ही इनका पूरा का पूरा एंसेस्ट्रल पूजा होती है। एंसेस्टर्स मतलब जो इनके पूर्वज हैं उनकी पूजा ये करते हैं अपने गांव के आसपास के एरिया में ही। एडिशनली जो आदिवासी होते हैं वो इन्फ्लुएंस हुए हैं काफ़ी ज़्यादा अलग अलग धर्मों से, जैसे शक्त, बुद्धिज़्म, वैष्णव, भक्ति, क्रिश्चियनिटी। तो मतलब इनका अपना अलग ही कल्चर भी होता है। और काफ़ी जो बाकी मेन स्ट्रीम रिलीजन है जैसे क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, इन सब से भी काफ़ी ज़्यादा ये लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं। साइमल्टेनियसली साथ साथ ही जो आदिवासी रिलीजन है वो आदिवासी रिलीजन ने भी काफ़ी डोमिनेंट रिलीजन्स को अपने आसपास इन्फ्लुएंस किया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जगन्नाथ कल्ट जो है उड़ीसा में, और शक्ति तांत्रिक ट्रेडिशन है बंगाल और असम में, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आदिवासी ट्रेडिशन से। अब 19th सेंचुरी के टाइम पे काफ़ी सारे आदिवासी जो हैं वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, क्योंकि जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो काफ़ी सारे आदिवासियों को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था क्रिश्चियनिटी में। और अब आदिवासियों में जो क्रिश्चियनिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। काफ़ी सारे आदिवासी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं आज के टाइम पर। आदिवासी जो लोग होते हैं उनकी अपनी अलग भाषा होती है, तो इनकी अलग अलग अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती हैं पुरानी संस्कृत से। और मेन स्ट्रीम जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं विच हैव अफन डीपली इन्फ्लुएंस्ड, मतलब संस्कृत ने काफ़ी ज़्यादा हिंदी, बंगाली को इन्फ्लुएंस किया है ना। बाकी जो इनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो संथाली जो है हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स एंड हैज़ द सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग मैगजीन ऑन द इंटरनेट और इन ईजिंग्स। तो जो आदिवासियों की लैंग्वेज है संथाली, सबसे ज़्यादा आदिवासी संथाली बोलते हैं, और संथाली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी लैंग्वेज है। आपको इंटरनेट पे भी संथाली में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये देखिए, ये दोनों इमेजेस हैं, ये आदिवासियों के ज़्यादातर हम डांस करते हुए, रंगीले कपड़े पहनते हुए दिखाते हैं। तो 2 इमेज ट्राइबल ग्रुप्स की हैं जो कि ट्रेडिशनल कस्टम में हैं, और कई बार हम इनको भी ऐसे ही सोचते हैं कि हमेशा ये ऐसे ही रहते हैं। तो एक्जॉटिक और बैकवर्ड है, मतलब बिल्कुल अलग है, हमसे बैकवर्ड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें आगे आता है आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग। आदिवासी तो आपने देख लिया, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इंग्लिश में हम ज़्यादा ट्राइबल्स जो होते हैं वो आदिवासी है ना। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि किसी के लिए पहले से ही कोई विचार या कोई धारणा बना लेना कि भाई कोई पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर जाति ऐसी ही होगी। इंडिया में यूजुअली हम लोग शोकेस करते हैं आदिवासी कम्युनिटी को एक पर्टिकुलर वे में। जब हम लोग स्कूल के फंक्शंस होते हैं या फिर कोई ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं या फिर किताबों में और मूवीज़ तक में आदिवासी को पोर्ट्रे किया जाता है काफ़ी स्टीरियोटाइपिकल वे में। उनके
रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए दिखाया जाता है, उनके सर पे एक हेड गियर होता है और वो डांस करते हुए हम हमेशा उनको दिखाते हैं। बिसाइड दिस ऐसा लगता है कि उनकी कोई रियलिटीज़ ही नहीं है उनकी लाइफ में, मतलब इस तरीके का हम लोग दिखाते हैं। ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग तरीके से हम लोग को दिखाया जाता है कि वो कितने एग्जॉटिक हैं, कितने अलग हैं, कितने प्रिमिटिव हैं, कितने पुराने और बैकवर्ड तरीके से जी रहे हैं। अफन आदिवासी को ब्लेम किया जाता है कि भाई वो एडवांस नहीं होना चाहते हैं, वो डेवलप नहीं करना चाहते हैं नए आइडियाज़ के साथ। आप लोगों ने क्लास 6 की बुक में पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो स्टीरियोटाइपिंग होती है कि भाई ये ऐसा ही है, इसकी वजह से कम्युनिटी में क्या होता है, उन लोगों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो आदिवासी के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइपिंग इनकी हो गई कि भाई ये तो ऐसे हैं, पिछड़े हुए हैं, जबकि बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में भी वैरायटी मौजूद है। आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, आप लोगों ने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा होगा कि जंगल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहे हैं सारे के सारे एम्पायर्स के डेवलपमेंट में, और इंडियन सिविलाइजेशन, इंडिया की जो सेटल सिविलाइजेशन है उसमें भी फॉरेस्ट का, जंगलों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जो मेटल ओर्स जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कोल, डायमंड, इनवैल्यूएबल टिम्बर, लकड़ी, काफ़ी सारे हर्ब्स या फिर एनिमल्स प्रोडक्ट जैसे कि हनी, लैक, वैक्स या फिर खुद जानवर, एलिफेंट्स हो गया, है ना, ये सारे के सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये सब आती हैं जंगलों से, है ना। वैक्स हो गया और लाख हो गया, लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, हनी हो गया और एलिफेंट्स और बहुत सारी चीज़ें ये सब जंगलों से ही तो आती हैं। इन एडिशन कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेंट हेविली ऑन फॉरेस्ट दैट हेल्प रिचार्ज मैनी ऑफ इंडियन रिवर्स। तो जंगलों में से जब नदियाँ निकलती हैं तो रिचार्ज होती हैं बहुत अच्छे से, वो पानी भी प्रोवाइड करती हैं और अब बहुत ज़्यादा साफ़ भी हो जाती हैं जब नदियाँ जंगलों में बहती हैं। तो क्रूशियल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे, हमारी हवा अच्छी रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे जंगल सेफ़ रहे। तो फॉरेस्ट कवर जो होता है वो मेजर पार्ट हमारी कंट्री का हुआ करता था 19वीं सेंचुरी तक, और आदिवासी को बहुत ज़्यादा नॉलेज, क्योंकि वो जंगलों के आसपास रहते हैं या जंगलों में ही रहते हैं, इसलिए आदिवासी को जंगलों की बहुत नॉलेज है, वहाँ के पेड़ों की, वहाँ के जानवरों की, है ना, वहाँ की हर्ब्स की, तो नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है इनको, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैक भी ये 19वीं सेंचुरी के टाइम पर आदिवासी ही जंगलों का कंट्रोल किया करते थे। दिस मीन्स दैट दे वर नॉट रूल्ड बाय लार्ज स्टेट्स एंड एम्पायर्स। तो आदिवासी जो थे, जो बड़े बड़े राजा वगैरह थे ना, इनका आदिवासी पे कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हुआ करता था। इंस्टेड अफन एम्पायर्स हेविली डिपेंडेंट ऑन आदिवासी फॉर द क्रूशियल एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज होते थे ना, वो आदिवासी बड़े बड़े राजा महाराजाओं को प्रोवाइड कर दिया करते थे। और दिस इज रेडिकली कॉन्ट्ररी टू आर इमेज ऑफ आदिवासीज टुडे एज समवॉट मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटीज़। आज हम उनको मार्जिनल पावरलेस कम्युनिटी देखते हैं, बट पुराने समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। प्री कॉलोनियल वर्ल्ड, मतलब जब हमारे देश पे अंग्रेज़ों ने शासन किया उससे पहले का जो समय था, उसमें ट्रेडिशनली इनको हंटर गैदरर माना जाता था और नोमैड्स एंड लिव्ड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेटर एंड ऑल्सो कल्टीवेटिंग इन वन प्लेस। तो कई बार आदिवासी जो होते थे वो मतलब जानवरों का शिकार करते थे या फिर जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते थे उनका यूज़ किया करते थे। एग्रीकल्चर, खेती भी करा करते थे। फिक्स्ड एग्रीकल्चर मतलब एक ही जगह पर भी करते थे, और काफ़ी सारे आदिवासी जो है वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी किया करते थे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है कि आपने पहले यहाँ पर खेती करी, फिर 3-4 साल यहाँ पे खेती करने के बाद यहाँ पे ज़मीन उपजाऊ नहीं रहती है, फिर इस पूरे एरिया को जला दिया और जो राख बनी उसको मिट्टी में मिला दिया और आगे चले गए। फिर आगे जो पेड़ वेड़ थे उसको थोड़ा बहुत क्लीन किया, उस एरिया में खेती की। इसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, और आदिवासी पहले इसको भी काफ़ी परफॉर्म किया करते थे। ऑल्दो दीज रिमेन फॉर ओवर पास्ट 200 ईयर्स, आदिवासी हैड बीन इंक्रीजिंगली फोर्स थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस, फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल फोर्स। तो क्या हुआ ना, लगभग 200 साल से आदिवासी को काफ़ी ज़्यादा जो पैसे से रिलेटेड देश में हमारे बदलाव हुए, काफ़ी सारे जंगलों पर कानून बनाए गए, अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई गई, चाहे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की वजह से या फिर सरकार की वजह से इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा माइग्रेट होना पड़ा। आदिवासी को जहाँ पर ये जंगलों में रहते थे वहाँ से जाकर के इनको अलग अलग जगह काम ढूंढना पड़ा। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे मजदूरों की तरह काम करने लगे या फिर डोमेस्टिक वर्कर्स घर में नौकर वगैरह बन गए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दे डू नॉट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉरेस्ट टेरिटरीज। तो पहली बार कई सदियों में फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इनके पास आदिवासी जो हैं अब जंगलों में नहीं रह पा रहे हैं। मतलब काफ़ी बुरा किया है इनफैक्ट ह्यूमंस, मतलब बाकी सारे लोगों ने। मतलब आप देख रहे हैं कि एक इंसान ने दूसरे इंसान के साथ कितना बुरा किया है। आदिवासी जो जंगल में रहना, मतलब जंगल उनके लिए घर था, उनको निकाल के वहाँ से इंडस्ट्रीज़ लगा दी, वहाँ पर कोयला निकालने लगे ज़मीन से और उनको उनके घर से बिल्कुल निकाल ही दिया। तो लगभग
200 साल से ये सब चल रहा है। अब उनको अलग अलग जगह अपना काम ढूंढना पड़ता है जा कर के। 1830s के बाद से आदिवासी जो कि झारखंड के थे या फिर उसके आसपास के एरिया के थे, वो काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन में चले गए। प्लांटेशन क्या होता है, देखिए प्लांटेशन का मतलब होता है कोई एक बहुत ही बड़ा लैंड होगा, उस पर खेती की जा रही होगी किसी एक फसल की, जैसे कि टी प्लांटेशन या कॉफ़ी प्लांटेशन या बनाना प्लांटेशन। बहुत ही बड़े एरिया पर अगर कोई एक ही फसल उगाई जाती है तो उसको हम लोग प्लांटेशन कहते हैं। तो इंडिया से काफ़ी सारे आदिवासी मॉरिशस गए, कैरेबियन और इवन ऑस्ट्रेलिया में भी गए वहाँ के प्लांटेशंस में काम करने के लिए, क्योंकि उन देशों में पॉपुलेशन कम थी तो इंडिया से मजदूर वहाँ लेके जाए जाते थे। तो काफ़ी सारे आदिवासी वहाँ काम करने के लिए गए। इंडिया की टी इंडस्ट्री जैसे कि लेबर की ज़रूरत थी, असम में काफ़ी सारे आदिवासियों को ले जाया गया। तो आज लगभग 70 लाख आदिवासी असम में ही हैं। और ये स्टोरी जो होती है माइग्रेशन की, हमें लगता है कि वाह अब ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, वहाँ चले गए थे करीबियन, तो उनकी आगे की जनरेशन तो आज फिर भी ठीक है, बट उस समय उनको बहुत ही बुरा उन आदिवासियों के साथ बर्ताव किया जाता था। कहीं कहीं 20-20 घंटे दिन में काम करवाया जाता था, खाने को नहीं दिया जाता था, बहुत बुरा किया जाता था उनके साथ। टॉर्चर, हार्ट ब्रेक, डेथ, है ना, ये सब चीज़ें उनके लिए कॉमन हो चुकी थी आज से लगभग 100 साल पहले। एग्जाम्पल 19th सेंचुरी का, जिसमें 5 लाख आदिवासी जो हैं वो पैरिश हो गए, मतलब मर गए माइग्रेशंस की वजह से। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जा कर के सेटल हो जाना। तो ये एक पोएम लिखी गई है, कम मिनी लेट्स गो टू असम, आर कंट्री हैज़ सो मच सफरिंग, द कंट्री ऑफ असम ओ मिनी हैज़ ग्रीन गार्डन्स फुल ऑफ ग्रीनरी। तो वो कहते हैं कि हम लोग चलो असम चलते हैं और असम में जा कर के हम कुछ अच्छे से रहेंगे, वहाँ पे टी के गार्डन्स हैं हरे हरे, जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं यहाँ तो हमें बहुत ज़्यादा अत्याचार झेलने पड़ रहे हैं। तो ये इस टाइप की स्टोरीज में आती है। अब ये जो फ़ोटो है ये वाली, ये कहाँ की है, ये है नियामगिरी हिल्स की, जो कि कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा में। ये एरिया जो है पहले डोंगरिया खोंड वहाँ पर रहा करती थी। डोंगरिया खोंड एक आदिवासी कम्युनिटी है उड़ीसा की, डोंगरिया खोंड में आदिवासी रहा करते थे और ये नियामगिरी हिल्स में लोकेटेड है। नियामगिरी जो है एक पवित्र माउंटेन ऑफ दिस कम्युनिटी, मतलब जो डोंगरिया खोंड है इसको काफ़ी पवित्र मानते हैं नियामगिरी हिल्स को। और यहाँ पर एक मेजर एल्यूमिनियम कंपनी जो है वो प्लान कर रही है कि माइनिंग और रिफाइनरी सेटअप करेगी और इससे आदिवासी कम्युनिटी को डिस्प्लेस किया जाएगा। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली रेजिस्ट किया दिस प्रपोजल, मतलब कि डेवलपमेंट करने के लिए कि भाई यहाँ पे ये नहीं होगा। और ये केस जो है कंपनी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।